मैं सुरुचि भटवाल टेरी नाम की संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मेरा डिपार्टमेंट जिसमें मैं काम करती हूँ उसका नाम है अर्थ साइंसेज एंड क्लाइमेट चेंज डिवीजन और जलवायु परिवर्तन पे करीब 19 साल से मैं काम कर रही हूँ। सुरुचि जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये आपकी दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आज पूरी दुनिया जब इस जूझ रही है, बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, तो ये आम जन के लिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है? जलवायु परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो आम जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि जलवायु परिवर्तन जो है हर आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है एक तरह से, क्योंकि सूरज के नीचे जो भी बदलाव हो रहे हैं जब आप बाहर जाते हैं वो सब जलवायु परिवर्तन से लिंक्ड हैं। तो जलवायु परिवर्तन होने से हर आदमी जो है प्रभावित रहेगा, इसीलिए वो हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है किसी न किसी फॉर्म में। शुरुआत में जब हमने ये जलवायु परिवर्तन वाला शब्द सुना था तो इसकी भयावहता से हम उतने परिचित नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इसके परिणामों से हम परिचित होते जा रहे हैं। पूरी हमारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन हर देश में इसका असर पड़ रहा है। तो ये कितना चिंता में डालने वाला विषय है? भारत जैसे देशों के लिए तो ये बहुत चिंता में डालने वाला विषय है, क्योंकि करीब 60% से ज़्यादा जो हमारी आबादी है वो कृषि जैसे लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे हमारे जो गाँव में जो लोग रहते हैं अभी भी कृषि पे डिपेंडेंट हैं अपने इनकम्स के लिए, अपने आमदनी के लिए, डेली जो कमाई के लिए। तो इसीलिए क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो प्रभावित होगा। साथ में पानी भी जो है कई एरियाज़ में कहीं पे कम गिरेगा, कहीं पे ज़्यादा गिरेगा, उसकी वजह से भी जो सिंचाई के लिए पानी जो अवेलेबल होगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे जो मेन एरियाज़ हैं कृषि, पानी पीने के लिए, पानी कृषि के लिए, ये सब जब प्रभावित होंगे तो हमारे जो लोग जो हैं इन स्रोतों पे डिपेंडेंट हैं वो भी प्रभावित होंगे। इसीलिए हमारे देश के लिए तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। आप जिस संस्थान से आती हैं टेरी से, उसके बारे में कुछ बताइए कि इसका मूल काम क्या है और इस दिशा में क्या काम कर रहा है? जी, टेरी में हम बहुत सालों से बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि जलवायु परिवर्तन किस डायरेक्शन में जा रहा है, भारत के लिए किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल में और 50 साल में भी। हम आगे की भी देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो है कि किस डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं जलवायु में, और उसके हिसाब से अगर बारिश में फ़र्क आने वाला है या तापमान में बदलाव आ रहे हैं तो किस तरह के जो हैं हम इम्पैक्ट्स या प्रभाव देखने वाले हैं डिफरेंट सेक्टर्स पे। जैसे कृषि बोला मैंने, एग्रीकल्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वाटर रिसोर्सेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके पानी के लिए, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, अदर यूजेस, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, आपके पेड़, ये जो वन हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर आपके जो हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि तापमान बढ़ने से बहुत सारे जो हैं कीटाणु पनपते हैं बढ़े हुए तापमान में, और ह्यूमिडिटी लेवल्स अगर हाई होती हैं तो हेल्थ पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अब हम देख रहे हैं कि जो हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिजीज़ेस फैल रहे हैं, नए तरह के डिजीज़ेस बनते जा रहे हैं। डेंगू कई साल अगर आप 2 दशक पहले चले जाते तो शायद था ही नहीं, बट अब हमें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस बहुत सारे तरह के सुनने को मिलते हैं। इसकी वजह क्या है? शायद एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, शायद जलवायु अब ऐसा हो गया है कि उन मच्छरों को वो पनपने दे रहा है। तो ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है और ऑफ कोर्स हर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, हर आदमी से जुड़ा हुआ है। तो टेरी ने अब तक जो शोध किए हैं उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आए हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है वो किस प्रकार से विकराल हो रहा है, या फिर कुछ नियंत्रण की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे कुछ नियंत्रित भी हो रहा है? इसमें भारत के लिए जब हमने असेसमेंट्स किए हैं उसमें तो पॉजिटिवली एक चीज़ तो यही है कि तापमान बढ़ रहा है आपका,
ठीक है। तो जो गर्मियों में आपके तापमान होते हैं वो काफ़ी मतलब हाई जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। विंटर के टेम्परेचर्स भी लगभग ज़्यादा ही हैं एक्चुअली कंपैरेटिवली। कुछ दिन हैं जो बहुत कड़क के पड़ते हैं, तो एक्सट्रीम्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ठंड बिल्कुल ही कम हो गई है, क्योंकि लोग ये प्रश्न करते हैं कि ठंड भी है और गर्मी भी है, तो एक्सट्रीम्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो कुछ दिन आपको बहुत कड़क ठंड के भी मिलेंगे, बट ज़्यादातर दिन अगर आप विंटर्स के उठाएंगे वो गर्म ही रहेंगे औसतन, अगर आप देखेंगे। ओवरऑल जो है पूरे साल में अगर आप देखेंगे तापमान बढ़ ही रहे हैं, और एक्सट्रीम्स जो हैं, जैसे कुछ दिन आपको बहुत कड़ाके की ठंड के भी मिलेंगे कुछ जगहों पे, कुछ दिन बहुत एक्सट्रीम गर्मियों के भी मिलेंगे आपको, तो जो कि थ्रेशोल्ड्स क्रॉस कर देते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर लेवल उस जगह का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है गर्मियों में या सर्दियों में, उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इस तरह का बदलाव हम देख रहे हैं तापमान में। बारिश को लेके बेसिकली बहुत जनरलाइज कमेंट नहीं कर सकते। ओवरऑल इंडिया में हम ये बोल रहे हैं कि बारिश बढ़ने वाली है। अब भोपाल मध्य प्रदेश में अगर बारिश बढ़ने वाली है या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल्ड असेसमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडल्स जो हैं दोबारा से रन करने पड़ते हैं इसके लिए देखने के लिए। बट ओवरऑल इंडिया के लिए जो ट्रेंड हम बोल रहे हैं कि वो बारिश बढ़ने वाली है। बढ़ेगी इस तरह की, कुछ दिनों में ज़्यादा बारिश पड़ेगी, कुछ दिनों में बिल्कुल ही बारिश नहीं पड़ेगी। तो एक साथ बारिश पड़ेगी तो कितना उसका फ़ायदा रहेगा, कितना फ़ायदा नहीं रहेगा, क्या वो सिर्फ बह के चला जाएगा, और जो फ़ायदा करना चाहिए पानी जैसे स्टोर हो, या पानी जैसे कृषि के लिए भी फ़ायदा करे, अगर धीरे धीरे गिरता है, स्प्रेड आउट गिरता है, उस फॉर्म में शायद हम बारिश कम ही देखेंगे। तो आने वाले समय में आप और कौन कौन से राज्यों में स्टडीज़ करने वाली हैं इस क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर? तो हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड असेसमेंट जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए किया था। अभी फ़िलहाल हम सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, कुछ सिटीज़ के साथ, जैसे हम काम कर रहे हैं विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और कटक में, उड़ीसा प्रांत में। और एक्चुअली ज़्यादातर डिपेंड करता है कि किस तरह के हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं और कौन हमें ये प्रोजेक्ट्स देता है, जिस पे फिर हम उस जगह पे काम शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही प्रोजेक्ट बेस्ड इनिशिएटिव होता है हमारे काम का। तो अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, तो आपकी तरफ से किस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि जनमानस में जागरूकता आए अपने पर्यावरण को लेकर, अपनी धरती को लेकर, अपनी प्रकृति को लेकर? अवेयरनेस लेवल्स तो मीडिया के थ्रू ही जितना हो पा रहा है उतना हो पा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को एक मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। अभी तक उस तरह का प्रोग्राम मिसिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आपका पहला प्रश्न था, ये कितना जुड़ा हुआ है आम इंसान के साथ, ये हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। और हर इंसान को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पहले तो कैसे उस अफेक्ट होगा इस परिवर्तन की वजह से, और अगर अफेक्ट होगा तो उसको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसको उस पर कम से कम प्रभाव पड़े। तो उस तरह का अवेयरनेस कि हर आदमी ये जाने कि उस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और वो क्या कर सकता है ताकि उस प्रभाव को कम से कम करे, वो अवेयरनेस मुझे लगता है अभी भी जो है उसमें कमी है। और अभी सरकार को एक बहुत मैसिव प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, हर स्टेट पे बिल्कुल पंचायत लेवल तक जाके और म्यूनिसिपैलिटी लेवल, वार्ड लेवल तक जाके, मतलब कि बहुत सारे कैंपेन्स होने चाहिए इसके जगह जगह पे, जिसमें कि लोगों को इन्वॉल्व करके जो बातचीत की जाए और उनको एंगेज करके बातचीत की जाए। जैसे इन्होंने अभी बात हम कर रहे थे कि बिहेवियरल प्रैक्टिसेस चेंज हुए हैं इंदौर शहर में, इसमें भी कुछ हद तक कुछ इनिशिएटिव्स के लिए आपको अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करने पड़ेंगे। और बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करने के लिए बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और आउटरीच करना पड़ेगा ताकि लोग समझें कि उनके ये पैटर्न्स जो हैं उनको बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं कहीं ना कहीं इन्हीं पे गलत असर डालने वाला है। तो संक्षेप में आप इस बातचीत के माध्यम से हमारे सुनने वालों को क्या छोटी छोटी टिप्स देना चाहती हैं ताकि हम अपने ये धरती के बढ़ते तापमान को रोक सकें, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर नियंत्रण पा सकें?
जी, सबसे पहले तो शुरू होता है एनर्जी कंजम्पशन से, जो हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, जो हम लोग पेड़ वगैरह काट के एनक्रोचमेंट कर रहे हैं एरियाज़ के और बिल्टअप एरियाज़ बना रहे हैं। ये सब जो है कारण है जो जलवायु परिवर्तन को कॉज कर रहे हैं, के कारण हैं। ऑफ कोर्स ये एक नेशनल मतलब कोई प्रांत का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। और ये हर कंट्री में किस तरह से पेस ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, वो उसका कंट्रीब्यूशन जो है उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पर हर आदमी का भी एक रोल है कि मैं और आप कितना एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर हम बचाते हैं तो लेस एमिट करते हैं एक्सेट्रा, तो हर इंसान का एक रोल भी है जलवायु परिवर्तन में, कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम अपनी तरफ से उस कोशिश करें कि इन चीज़ों को हम जितना कम से कम करें, जहाँ बिजली की ज़रूरत नहीं हो वो ना यूज़ करें। डे लाइट टाइम का भारत में तो इतना मतलब दिन के टाइम पे लाइट होता है, ट्रॉपिकल कंट्री है, इतनी रोशनी है, तो हम डे लाइट आवर्स का बेसिकली फ़ायदा उठाएं जो हमारे पास है। ये तो हुआ कंट्रोल करने के साइड पे। बाकी इम्पैक्ट्स के साइड पे जब हमें पता है पानी जो है उसकी किल्लत रहेगी, स्टोरेज इशू रहेगा एक्सेट्रा, तो पानी को कैसे समझदारी से इस्तेमाल करें, वेस्टेज जो है हर चीज़ की अवॉइड करें। क्योंकि हम जब रिसोर्सेज की बात करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये नेचुरली हमें मिले हैं, इस धरती पे से नेचुरली एंडाउड हैं। कुछ रीजन्स ज़्यादा पानी से, कुछ कम से वगैरह। अगर आप डेजर्ट एरिया में चले जाते हैं तो उनके पास पानी भी नहीं होता। आपके यहाँ पे जैसे पानी है, झीलें हैं वगैरह, तो अगर हमें मिला है हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उसको हमें कैसे कंजर्व करें और प्रोटेक्ट करें हमें सोचना चाहिए, और वेस्टेज अवॉइड करें हम उस रिसोर्स की। क्योंकि मतलब हमें दिया है, अगर नेचर ने ये सब एंडाउ किया है, हमारा एक फ़र्ज़ है उस नेचर की तरफ कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। सुरुचि जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और विस्तार से बात करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद।